गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो भाई, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11वां देख रहे हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसका पार्ट 5 देख लिया था। आज देखेंगे पार्ट नंबर 6 और जो पार्ट नंबर 5 देखा था, 5वां देखा था, उसके अंदर हमने देख लिया था कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, संरक्षी बल होते क्या हैं, कुल ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, और विद्युत का उत्पादन में 3 जो रह गए थे आपके संयंत्र, जैसे पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रकाश वोल्टी ऊर्जा संयंत्र, इनके बारे में हमने वहाँ पे अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे इसका जो 11वां अध्याय आपका, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे पार्ट नंबर 6 में। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक पार्ट हम वो भी लेंगे, कौन सा, जो इसके न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि इस पार्ट से ज़्यादातर आज तक यही हुआ है कि न्यूमेरिकल पूछता है। क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो एक साथ हम करवा देंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे आप, ऊर्जा का सह। क्या डालेंगे? ऊर्जा का सह। इस ऊर्जा का सह देखो क्या होता है, इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कि भाई ऊर्जा का सह किसे कहा जाता है। ध्यान देंगे भाई, ऊर्जा का सह क्या होता है। सह का मतलब हानि, कमी। ऊर्जा में किस प्रकार से हानि होती है, किस प्रकार से कमी होती है, वो बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखो ऊर्जा का सह क्या है कि जब ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, तो ऊर्जा का कुछ मात्रा में, यानी कि ऊर्जा का कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, अन्य अनुपयोगी ऊर्जाओं में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो उसे ही क्या बोला जाता है, ऊर्जा का सह बोला जाता है। समझने की बात यह है कि हमें जिस ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलना है, भाई एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलना है, लेकिन उसी ऊर्जा का कुछ भाग अन्य ऊर्जा में बदल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा का सह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्जा का सह। देखो एक एग्जाम्पल से आप इसे समझेंगे कि जैसे हमारा फैन है, क्या है, पंखा है, क्या है, पंखा। पंखे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, यह आपका बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, और यह आपका फैन है, क्या है, फैन है। ठीक है भाई, समझेंगे इसे। जैसे आप इस बोर्ड से क्या देते हो इसे, अरे फैन, भाई आप अपना स्विच चालू करते हैं पंखे को गति करवाने के लिए, यही करते हैं ना आप, भाई हाँ पंखा गति करे, हवा दे। तो यहां से आप कौन सी ऊर्जा देते हो इसे, विद्युत ऊर्जा देते हो। क्या, कौन सी ऊर्जा देते हो, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा क्यों देते हो, क्योंकि इसको गति करवाने के लिए। किसके लिए? गति करवाने। पंखा क्या करे, गति करे। क्या करे? गति करे। यानी कि आप विद्युत ऊर्जा से क्या चाहते हैं, गतिज ऊर्जा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? गतिज ऊर्जा। आपने विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला। किस में बदला? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला। सही बात है ना, कि हमने यहाँ से विद्युत ऊर्जा दी और ये पंखा गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है, हमारा यही काम है। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय के बाद में पंखा क्या होता है, गर्म होता है। पंखा क्या होता है, यहाँ से पंखा गर्म होता है और आवाज भी करता है क्या आवाज, अरे ध्वनि भी उत्पन्न होती है क्या इससे, पंखा ध्वनि भी उत्पन्न करता है, दोनों काम करता है। देखो गति तो करता ही करता है, इसके साथ आवाज भी करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसके साथ गर्म भी होता है। तो गर्म होता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, ऊष्म ऊर्जा। कौन सी आ जाएगी? ऊष्म ऊर्जा। और अगर आवाज करता है तो कौन सी ऊर्जा आएगी फिर, ध्वनि ऊर्जा। कौन सी आएगी? ध्वनि ऊर्जा। देखो बात समझेंगे अब यहाँ से, हमने कौन सी ऊर्जा दी थी, विद्युत ऊर्जा दी थी, किसके लिए, गतिज ऊर्जा के लिए। हमने विद्युत ऊर्जा को बदला था गतिज ऊर्जा में, लेकिन इसके साथ साथ 2 ऊर्जाएं और प्राप्त हो गई। कौन कौन सी? ध्वनि ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा और प्राप्त होगी? ऊष्म ऊर्जा, जो हमारे को काम ही नहीं आ रही। कोई काम आ रही है क्या पे, अरे इसका कोई उपयोग होता है क्या, इस ध्वनि ऊर्जा का यहाँ पे कोई उपयोग हो रहा है क्या, ऊष्म ऊर्जा का। पंखा गर्म हो रहा तो आपको कोई लाभ है क्या इससे, आपको लाभ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। पंखा गति यानी कि आवाज कर रहा है, तो इससे आपको कोई लाभ है क्या, नहीं है ना। यानी कि ये दोनों ऊर्जा क्या है, अनुपयोगी हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन देखो ये प्राप्त हो गई, तो ये दोनों ऊर्जाएं क्या कहलाएंगी, ऊर्जा का क्षय। क्या कहलाएगा? ऊर्जा का क्षय के श्रेणी में आ जाएंगी। तो ऊर्जा का क्षय समझ में आ गया कि अगर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदले, उसके साथ ही अगर ऊर्जा का कुछ अंश अन्य ऊर्जाएं में रूपांतरण हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा का क्षय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्जा का क्षय। समझ में आई बात। दूसरा उदाहरण इसका समझ सकते हैं, जैसे यह आपका स्विच है, क्या है, स्विच। यह आपका हीटर है, क्या है, हीटर। घर में हीटर आता है ना,
आता है ना, हीटर में ऐसे स्प्रिंग लगी रहती है ना स्प्रिंग, और ऐसे तार लगे होते हैं, और ऐसे तार ये क्या होते हैं यहाँ स्विच में लगे रहते हैं। आपको स्विच में जैसे बटन दाबेंगे यहाँ से कौन सी ऊर्जा देते हैं आप, विद्युत ऊर्जा। किस लिए देते हैं भाई, ये आप विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्यों देते हैं, आप ये चाहते हैं क्या कि जो हमारा हीटर वो उजाला करे, नहीं, आप ये चाहते हैं कि हीटर गर्म हो, और गर्म हो तो क्या हो, पानी ताता हो, गर्म हो भाई। पानी गर्म करने के लिए हम हीटर चालू करते हैं ना, अरे चालू करते हैं गर्म। किसी भी चीज को हम गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हीटर को चालू करते हैं, यही बात है ना। हम तो यही चाहते हैं कि ये स्प्रिंग क्या हो जाए, गर्म हो जाए, यही चाहते हैं ना कि स्प्रिंग गर्म हो जाए। गर्म का मतलब कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है। कौन सी है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है भाई, यानी कि आप तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, और कौन सी ऊर्जा चाहते हैं आप, ऊष्मा ऊर्जा चाहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हीटर उजाला भी करता है, स्प्रिंग डूबती है ना उसकी। अरे देखा है ना हीटर घर में, तो घर में हीटर देखा है, तो गर्म जो स्प्रिंग होती है वो उजाला करती है, क्या उजाला करती है। जैसे ही वो उजाला करती है तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, अरे प्रकाश होगा क्या, तो कौन सी हो जाएगी, प्रकाश ऊर्जा। कौन सी आ जाएगी, प्रकाश ऊर्जा। और ये ऊर्जा आपको काम आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, तो ये ऊर्जा कौन सी आ जाएगी, ऊर्जा क्षय की श्रेणी में। कौन सी आ जाएगी, ऊर्जा क्षय। यानी कि हमने तो विद्युत ऊर्जा दी थी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लेकिन साथ साथ कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो गई, प्रकाश ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो गई है। तो हम क्या करेंगे, उसे जो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो जाती है उसको कौन सी श्रेणी में डालते हैं, ऊर्जा की श्रेणी में, ऊर्जा क्षय की श्रेणी में। समझ में आ गई बात। तो इसे कहते हैं ऊर्जा का क्षय। क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्षय। तो लिख लीजिए इसे ऊर्जा के क्षय में। लिखें, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, तो ऊर्जा का कुछ भाग अन्य अनुपयोगी ऊर्जाओं में बदल जाता है, 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 ऊर्जाओं में बदल जाता है। यही अन्य अनुपयोगी ऊर्जाओं में रूपांतरण, यही अन्य अनुपयोगी ऊर्जाओं में रूपांतरण, यही अन्य अनुपयोगी ऊर्जाओं में रूपांतरण ऊर्जा का क्षय कहलाता है, ऊर्जा का क्षय कहलाता है। ऊर्जा का क्षय कहलाता है। उदाहरण के लिए आगे लिख लो, उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे इनका कोई सा भी। उदाहरण के लिए एक विद्युत पंखा, उदाहरण के लिए एक विद्युत पंखा जब चलाया जाता है, उदाहरण के लिए जब एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में मुख्य रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में मुख्य रूपांतरण होता है। बात समझेंगे, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में मुख्य रूपांतरण होता है, यानी कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। मुख्य तो यही है। अब देखो आगे कौन सी ऊर्जाएं और प्राप्त होंगी। होता है, किंतु साथ ही यदि पंखा
गर्म हो रहा है या आवाज कर रहा है, गर्म हो रहा है या आवाज कर रहा है, गर्म हो रहा है या आवाज कर रहा है, तो ऐसी ऊर्जा, तो ऐसी ऊष्मा, तो ऐसी ऊष्मा, तो ऐसी ऊष्मा तो ऐसी ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जाएं, तो ऐसी ऊष्मा ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा ऊर्जा क्षय की श्रेणी में आती हैं। तो ऐसी ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जाएं ऊर्जा क्षय की श्रेणी में आती हैं, ऊर्जा क्षय की श्रेणी में आती हैं। देखो भाई, आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से कौन कौन सी ऊर्जाओं में होता है, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से कौन कौन सी ऊर्जाओं में होता है, या ऊर्जा क्षय की श्रेणी में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं, ऊर्जा क्षय की श्रेणी में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं। देखो कौन कौन सी आती हैं, ध्वनि ऊर्जा भी आती है ना, ऊष्मा ऊर्जा भी आती है और प्रकाश ऊर्जा भी आती है, ये ऊर्जा क्षय की श्रेणी में आती है। तो लिख लीजिए तीर का निशान लगा के, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा, एवं प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा में होता है, एवं ध्वनि ऊर्जा में होता है, एवं ध्वनि ऊर्जा में होता है। समझ में आ गई बात। तो ये ऊर्जा क्षय है, क्या है, ऊर्जा क्षय। आप लिखेंगे ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। देखो भाई, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय क्या हैं? ऊर्जा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, ऊर्जा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। साधारण सी बातें हैं कि यदि हमारे घर है, हमारे घरों में जो उपकरण काम में आते हैं, विद्युत के जो भी हम उपकरण काम में लेते हैं, यदि इनका उपयोग नहीं हो रहा है, यदि इनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इनका स्विच क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है, ऊर्जा क्षय कम होता है। क्या होता है, ऊर्जा क्षय। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? हमारे घरों में आने वाली, काम में आने वाले विद्युत उपकरणों, जो भी विद्युत उपकरण फिलहाल समय में काम नहीं आ रहा है, जिस समय में काम नहीं आता है, उस समय आप उसका स्विच क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, यानी कि ऑफ कर देना चाहिए। जैसे एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। अगर हमारे रूम में बल्ब का कोई काम नहीं है, जैसे दिन हो गया, दिन में बल्ब का कोई काम नहीं होता है, तो उसका स्विच क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। जैसे गीजर हुआ, गीजर काम में आता है तो उस काम में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर काम में नहीं आता तो उसका स्विच बंद कर देना चाहिए। विद्युत इस्त्री हुई, विद्युत इस्त्री, हीटर हुआ, पंखा हुआ, जब हम रूम से बाहर चले जाते हैं तो उनका स्विच क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होती है, विद्युत की बचत होती है। क्या होती है, विद्युत की बचत होती है। तो साधारण सी बातें हो गई, जो विद्युत के उपकरण है हमारे घरों में काम आने वाले, फिलहाल जो काम में नहीं आ रहे, उनके स्विच क्या कर देने चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, जिससे विद्युत की बचत की जा सकती है। दूसरा कारण देखो मुख्य, कि जो कम रेटिंग वाले उपकरण होते हैं, कम रेटिंग वाले उपकरण होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और एक तो हाई वोल्टेज वाले आते हैं और एक कम वोल्टेज वाले आते हैं, तो हमें कम वोल्टेज वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जिससे लाइट की कम खर्च हो, कम लाइट खर्च होगी ना, जिससे कम लाइट खर्च होगी तो विद्युत का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगी। तीसरी बात है कि जो हमारे घरों में लाइटें होती हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलईडी लाइटों का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलईडी लाइटों का उपयोग, क्योंकि एलईडी लाइटें क्या होती है, कम वोल्ट की होती हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत को बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विद्युत को बचाया जा सकता है। चौथा कारण अगर आप लिखना चाहें तो प्राकृतिक स्रोतों की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्राकृतिक स्रोतों की हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गई बात? जैसे एक बैटरी है, क्या है, बैटरी है, बैटरी हो गई, तो
इनका उपयोग हम कर सकते हैं, बैटरी की जगह बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, वहां पे विद्युत का उपयोग ना करके। तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सब क्या है कारण, विद्युत को बचाने के कारण है। तो लिख लेंगे ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। पहला पॉइंट लिखेंगे, घरों में उपयोग आने वाली युक्तियां, घरों में उपयोग आने वाली विद्युत युक्तियां जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि। घरों में उपयोग आने वाली विद्युत युक्तियां जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को उपयोग में नहीं लेना हो, आदि को उपयोग में नहीं लेना हो तो इनका स्विच बंद कर देना चाहिए। दूसरा लिखो, बिजली का उपयोग कम करने के लिए, 2 नंबर पे लिखेंगे, बिजली का उपयोग कम करने के लिए हमें घरों में CFL एवं LED बल्बों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा लिखो, कम रेटिंग वाले साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कम रेटिंग वाले साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कम रेटिंग वाले साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कम रेटिंग वाले साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और चौथा लिख लीजिए, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की हमें रक्षा करनी चाहिए। 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 रक्षा करनी चाहिए एवं उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। एवं उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अधिकतम उपयोग करना चाहिए। तो ये बात हो गई है ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। अब हमारा जो टॉपिक लास्ट था शक्ति वाला, क्या था? शक्ति वाला, वो देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो अब हेडिंग डालेंगे शक्ति। हेडिंग डालो भाई शक्ति। हेडिंग डालें, क्या डालेंगे? शक्ति। शक्ति, पावर। देखो ये शक्ति होती क्या है? हमने बात की थी ऊर्जा की बात की थी, तभी इसकी परिभाषा हमने बता दी थी कि एक तो होता है कार्य करने की क्षमता और एक होती है कार्य करने की दर। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर देखो क्या होती है। कार्य करने की क्षमता तो क्या बोला जाता है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति। क्या बोला जाता है? शक्ति। समझ में आई बात? कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है।
तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। देखो क्या होता है, शक्ति बराबर, सूत्र होता है इसका कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। हो गया, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसके देखो यहाँ से बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे, और वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे को काम आएंगे। तो शक्ति बराबर नॉर्मली क्या होता है? कार्य बटा शक्ति, कार्य बटा समय। तो देखो शक्ति को तो किससे लिखते हैं आप? P से, कार्य को W से, और समय को किससे लिखते हैं? T से। तो सूत्र क्या हो गया? लिखेंगे इसे P बराबर W बटा T। क्या हो गया? P बराबर W बटा T। आप देखेंगे यहाँ से इनके अन्य सूत्र देखेंगे, इनके नीचे लिखते जाएंगे। ऐसे कैसे नीचे लिखते जाएंगे? देखो ध्यान देंगे भाई, यहाँ से W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान देंगे, P बराबर, P तो था ही, W की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? F गुणा S बटा T लिख सकता हूँ क्या? अरे T तो T का थी, W की जगह बल गुणा विस्थापन लिख सकता हूँ ना। पढ़ा था ना कार्य, कार्य का सूत्र पढ़ा था शुरू में, W बराबर F गुणा S। तो W की जगह लिख दिया F गुणा S और T का T, तो ये भी क्या हो गया? शक्ति हो गई। क्या हो गई? शक्ति। तो ये भी आपका सूत्र बन जाता है। आगे देखो और सूत्र क्या बन जाएगा? P ऐसे कैसे? सही है, W की जगह आप दूसरा कार्य लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे पढ़ाया था कि मैंने mgh पढ़ाया था क्या? और ये सूत्र इंपॉर्टेंट, ये काम देगा आपको न्यूमेरिकल में। तो देखो P बराबर mgh अपॉन T, W की जगह आपने क्या लिख दिया? mgh अपॉन T। तो ये भी क्या है? कार्य का सूत्र है। क्या है? कार्य का सूत्र। एक सूत्र और लिखेंगे आप, एक सूत्र और लिखेंगे। देखो क्या लिखोगे आप? ये देख रहे हो कि S क्या है? दूरी, और ये क्या है? T। दूरी बटा समय क्या कहलाता है? चाल कहलाती है। दूरी बटा समय क्या कहलाता है? चाल। अरे आपने पढ़ा है क्या? मैं लिख रहा हूं, चूंकि V बराबर होता है S बटा T। ये होता है क्या? चूंकि V बराबर क्या होता है? S बटा T। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो दूरी बटा समय, S बटा T की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? V लिख सकता हूं ना। तो कार्य P बराबर क्या बन जाएगा? देखो इनकी जगह तो क्या लिख दोगे आप? क्या लिख दोगे? V। तो F ऐसे कैसे? गुणा V। ये भी क्या होगी? शक्ति होगी। क्या होगी भाई? शक्ति होगी। तो ये भी शक्ति का सूत्र हो गया, P बराबर F इंटू V। P बराबर F इंटू V। P बराबर F इंटू V। समझ में आ गई बात? अब बात करेंगे देखो इसकी मात्रक की। किसकी बात करेंगे भाई? मात्रक की बात करेंगे भाई। शक्ति का मात्रक होता क्या है? क्या होता है भाई? देखो क्या होता है शक्ति का मात्रक? पढ़ा है क्या आपने? देखो सूत्र क्या पढ़ा? ध्यान देंगे, सूत्र क्या पढ़ा? कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अरे कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है? वाट। क्या बोला जाता है? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। समझ में आ गई बात? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एक अन्य मात्रक भी होता है इसका। क्या होता है? अन्य मात्रक भी होता है, बड़ा मात्रक बोले अश्व शक्ति। क्या बोला जाता है? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। तो शक्ति का मात्रक एक अन्य मात्रक भी होता है अश्व शक्ति। और यहां से क्यों बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछता है बार बार ही कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं भाई? पढ़ा है क्या आपने? अरे पढ़ा है क्या? बोलता है क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। कितने होते हैं? 746 वाट। इस अश्व शक्ति को HP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HP। सुना है क्या कभी HP? इतने HP की हमारी मोटर है,
पढ़ा है कि कुएं की मोटर, बोरिंग की मोटर इतनी एचपी की है, इतनी, तो वो क्या कहलाती है? अश्व शक्ति उसकी क्या कहलाती है? अश्व शक्ति। जैसे 10 वाट 10 एचपी की हमारी मोटर है, कितनी एच की? 10 एचपी की, तो उस 10 को किससे गुणा कर दो आप? 746 को गुणा कर दो तो इतने वाट की हो जाएगी वो। अगर एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746। समझ में आ गई बात? तो लिखे, तीर का निशान लगा के नीचे, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। इसका एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। लिख लिया भाई? अब नीचे लिखे, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। देखो भाई, अब आगे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्ट का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति। तो हेडिंग डाल लीजिए विद्युत शक्ति। क्या डालेंगे? विद्युत शक्ति। हेडिंग डालो विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, देखो भाई, जो आपकी विद्युत शक्ति होती है ना, इसको भी आप दर के रूप में, कार्य की दर के रूप में मापा जाता है। विद्युत शक्ति को भी कार्य करने की दर में ही मापा जाता है। क्या मापा जाता है? कार्य करने की दर में मापा जाता है। इसका मात्रक बोले, विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होता है? वाट ही होता है। क्या होता है? वाट ही होता है। समझ में आ गई बात? तो शक्ति का मात्रक और विद्युत शक्ति एक ही बात है। इनको भी कार्य करने की दर से मापा जाता है और इसका मात्रक भी क्या होता है भाई? वाट ही होता है। क्या होता है? वाट ही। तो विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, अगर इसकी परिभाषा रियली पढ़ें तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। तो इस विद्युत शक्ति की परिभाषा आप नोट करेंगे। लिखे भाई, लिखो, यांत्रिक शक्ति की तरह विद्युत शक्ति भी, यांत्रिक शक्ति की तरह विद्युत शक्ति भी, यांत्रिक शक्ति की तरह विद्युत शक्ति भी, विद्युत शक्ति भी, विद्युत शक्ति भी, यांत्रिक शक्ति की तरह विद्युत शक्ति भी, विद्युत शक्ति भी कार्य करने की दर से मापी जाती है। कार्य करने की दर से मापी जाती है। इसका मात्रक भी वाट होता है। इसका मात्रक भी वाट होता है। अर्थात विद्युत परिपथ में, अर्थात विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के, अर्थात विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, अर्थात विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, स्थानांतरण की दर विद्युत शक्ति कहलाती है।
विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। आप नीचे लिखेंगे यदि Q कूलाम का एक आवेश यदि Q कूलाम का एक आवेश T समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो शक्ति कितनी होती है भाई? ध्यान देंगे, P बराबर होती है VQ/T। तो शक्ति P बराबर VQ/T, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे सूत्र। P बराबर VQ/T। देखो Q/T आपने पढ़ा है क्या? और एक सूत्र पढ़ा था कि चूंकि मैं लिख रहा हूँ, देखो I बराबर Q/T 10वें लेसन में पढ़ेंगे। अभी किस लेसन में पढ़ेंगे? 10वें लेसन में पढ़ाएंगे। I बराबर Q/T होता है विद्युत धारा आवेश बटा समय। तो I बराबर Q/T होता है, 10वें लेसन में बता देंगे आपको। तो Q/T की जगह आप क्या लिख सकते हैं? I। ये पूरा का पूरा चैप्टर ना विद्युत शक्ति वाला चैप्टर 10वें चैप्टर में भी है। किस चैप्टर में भाई? 10वें चैप्टर में भी है, तो आप वहां भी पढ़ाएंगे इसको। तो देखो I बराबर क्या होता है? Q/T 10वें लेसन में बताएंगे। तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर V और Q/T की जगह क्या लिख सकते हैं? I। तो ये भी इसका सूत्र हो गया P बराबर VI। दोनों सूत्र उतार देंगे, V बराबर VQ/T। चूंकि I बराबर Q/T होता है तो P बराबर VI क्या होता है? PI। तो ये क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है। क्या होती है भाई? विद्युत शक्ति होती है। समझ में आई के बात? आप देखो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, इनसे संबंधित क्या है? न्यूमेरिकल हैं। वो न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इनसे संबंधित। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, वो शायद मैंने लिखा भी दिया होगा ऊर्जा के अंदर, और अगर नहीं लिखाया है तो लिख लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा या यूनिट में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? तो लिख लीजिए 1 किलोवाट घंटा बराबर यूनिट। 1 यूनिट बोल दें, या क्या बोल सकते हैं उसे? 1 यूनिट। 10वें लेसन में करेंगे इसका जिक्र। 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट बराबर इन सभी के बराबर क्या होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ध्यान देंगे भाई, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हुआ करते हैं। ये लाइन लिख लेंगे नीचे। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हुआ करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा पूछता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हुआ करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हमारा जो लेसन था, कौन सा लेसन? 11वां लेसन की बात करें। किस लेसन की बात करें? 11वां लेसन की बात करें, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसके 6 पार्ट हो चुके हैं। कितने पार्ट हो चुके हैं? 6 पार्ट हो चुके हैं। 6 पार्ट में हमने थ्योरी, इसकी जो भी थ्योरी थी वो कंप्लीट देख चुके हैं। अब इस चैप्टर से देखो, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर हमने बताया था 5 नंबर का चैप्टर होता है। कितने नंबर का चैप्टर होता है? 5 नंबर का चैप्टर होता है। ध्यान से सुनेंगे, चैप्टर की बात करो मैं। 5 नंबर का पार्ट होता है 1 + 4 बराबर 5। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक तो 1 नंबर का, एक 4 नंबर का। 1 नंबर का ये थ्योरी लिखाई है ना, इतनी थ्योरी ज्यादातर आज तक यही होता हुआ है
क्या हुआ है कि 1 नंबर का तो इस थ्योरी में कोई सा भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, सही बात है, और 4 नंबर के क्या पूछता है, 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल पूछता है, 2-2 नंबर के क्या पूछता है, 2 न्यूमेरिकल पूछता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, उसमें 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल पूछा करता है। तो इस चैप्टर की हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब जो न्यूमेरिकल है, इन सूत्रों से जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल देखेंगे भाई, न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल हैं वो एक पार्ट के अंदर हमें कंप्लीट करवा देंगे। तो एक जो आपके पहले आप अभ्यास भी करेंगे, अगर आपने इस चैप्टर से जो भी सूत्र वगैरह पढ़े हैं तो जो भी किताब के एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को आप समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। वैसे तो मैं सभी एग्जाम्पलों को, सभी क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा बारीकी से, क्या करवाऊंगा, लेकिन आपका फर्ज ये है कि एक बार इस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे नोट्स बनाएंगे और इन न्यूमेरिकलों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पीछे वाले जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप विद्यालय आके हमसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो न्यूमेरिकल है वो मैं अगले पार्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।